हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अंतिम अध्याय अध्याय 9 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का क्या मतलब है, वैश्वीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक कारणों पर चर्चा की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्रत्येक वीडियो को आप अवश्य लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है इस प्रकार के वीडियो तैयार करने के लिए और विद्यार्थियों को भी लाभ होता है। यदि कुछ विद्यार्थी या आप लोग मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन रहेगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय के साथ ही वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और अध्ययन करते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों का। देखिए, हमारी जो पुस्तक है उसमें 3 प्रभावों की मुख्यतः चर्चा की है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक। तो हम भी इन्हीं 3 प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी प्रक्रिया है और बहुआयामी प्रक्रिया होने के कारण इसके जो प्रभाव हैं वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो वैश्वीकरण से ये सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। तो हम सबसे पहले वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक प्रभाव। देखिए, राजनीतिक प्रभाव में हम सबसे पहले नकारात्मक पक्ष देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है वैश्वीकरण के आने से। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत नंबर 1, राज्य सत्ता और शक्ति में कमी। वैश्वीकरण का सर्वाधिक नुकसान यह हुआ है कि राज्य सत्ता यानी कि राज्य की सरकार जो है उसकी करने की शक्ति में कमी आई है। राज्य जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता है। देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं कि जब जब हम राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का अध्ययन करते हैं या राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो राज्य का आशय देश से होता है, सत्ता का संबंध सरकार से होता है। तो राज्य सरकार जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती है। आज विभिन्न देशों की राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होता है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपना विकास सुनिश्चित करना होता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत पर्यावरण को लेकर कितना जागरूक है। ऐसे में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य ऐसी संस्थाएं जो कि नियम बनाती हैं, उन नियमों के चलते राज्य सरकार जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती है, उसकी शक्ति में आज कमी आई है। यह वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है। आज कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान, यूरोपीय संघ। ये भी समय समय पर नई नई दिशा निर्देश जारी करते हैं
और उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें अपना विकास करना होता है, क्योंकि आज पारस्परिक निर्भरता बड़ी है। हमें कई चीज़ों पर अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे में उनकी बातों का हमें पालन करना पड़ता है, जिसके चलते राज्य सत्ता शक्ति में आवश्यक रूप से कमी आई है। नंबर 2, कल्याणकारी राज्य की समाप्ति। वैश्वीकरण का नकारात्मक पक्ष यह है कि आज कल्याणकारी राज्य खत्म हो गए हैं। कल्याणकारी राज्य समझते हैं आप? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वह राज्य जिसमें जनता की अधिक से अधिक भलाई की जाए, किंतु आज वैश्वीकरण के कारण इन राज्यों का स्थान समाप्त हो गया है। नंबर 3, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी नीति का उदय। लोक कल्याणकारी राज्य समाप्त होने के कारण आज न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति का उदय हुआ है। न्यूनतम यानी कि कम से कम, आज राज्य सरकारें कम से कम हस्तक्षेप करती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि न्यूनतम हस्तक्षेप के कारण सरकार कौन कौन से कल्याणकारी कार्य करती है। तो मुख्यतः आज ये राज्य सरकारें जो कल्याणकारी राज्य करती हैं उनमें प्रमुख हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा नागरिकों की सुरक्षा करना। आज राज्य सरकारों ने अपने आप को केवल इन्हीं 2 अनिवार्य कार्यों तक सीमित करा है कि आज कानून व्यवस्था बनाई जाती है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्य द्वारा यही कार्य किए जा रहे हैं। इसी में तीसरा बिंदु आता है आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण बाजार द्वारा, ना कि राज्य द्वारा। आज जितनी भी आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताएं हैं उनका निर्धारण बाजार आधारित व्यवस्था पर किया जाता है, राज्य उनमें हस्तक्षेप नहीं करता है। नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण आज सभी बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में बहुराष्ट्रीय निगमों, कंपनियों ने अपने पैर पसारे हैं और इनकी भूमिका में निरंतर वृद्धि हुई है। आज ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए नए नए बाजारों की खोज करती हैं और इन बाजारों के लिए राज्य सरकारें इन्हें अपनी जगह उपलब्ध कराती हैं और कई प्रकार के उत्पाद बेचने की अनुमति देती है। सरकार को इससे यह लाभ होता है कि सरकारें सोचती हैं कि हमारे नागरिकों को इनके लगने से रोजगार मिलेगा। ऐसे में सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात मानती है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी ही आज सामाजिक प्राथमिकताओं को तय करती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे राजनीतिक नकारात्मक प्रभाव। अब ऐसा नहीं है कि केवल वैश्वीकरण के कारण नकारात्मक प्रभाव ही पड़े हैं। वैश्वीकरण के कारण कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जिसका हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। नंबर 1, राज्य की क्षमता में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य आज भी समुदाय के रूप में अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। आज राज्य अभी भी राज्यों से शत्रुता और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। आज राज्य वही कार्य नहीं कर रहा है जिसको वह करने की इच्छा नहीं रख रहा है। राज्य उन्हीं कार्यों से अपने हाथ खींच रहा है जिसको लगता है कि यह बाजार के आधार पर छोड़ना चाहिए। शेष कार्य राज्य आज भी कर रहा है।
नंबर 2, शासन व्यवस्था में सुधार। वैश्वीकरण के कारण राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। आज शासन व्यवस्था में सुधार हुआ है। आज वैश्वीकरण के चलते राज्य सरकारें जनता से सीधे संवाद करती है। हम उदाहरण देखें तो पहले हमें गैस की जो सब्सिडी थी वह सीधे तौर पर नहीं दी जाती थी, किंतु आज गैस की सब्सिडी हमें हमारे खातों में दी जाती है। इसी प्रकार से कई अन्य सब्सिडियां जो है वो हमारे खातों में ट्रांसफर की जाती है। नंबर 3, उन्नत आधुनिक प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण का एक लाभ यह हुआ है कि आज राज्य सरकारों के पास उन्नत प्रौद्योगिकी है। आज राज्य सरकारें अपने नागरिकों की सभी जानकारी एकत्रित करने में सक्षम है। आज हम आधार कार्ड का उदाहरण लें तो बायोमेट्रिक फिंगर से आपकी आंखों की पहचान एवं आपका फोटो एक स्थान पर केंद्रित कर लिया गया है। अब आप कहीं पर भी अपना फिंगरप्रिंट देकर अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। तो आज राज्य के पास यह व्यवस्था भी हुई है। नंबर 4, कार्य कुशलता में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण आज राज्य की कार्य करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। उसके कार्यों में गुणवत्ता आई है। आज कई ऐसे कार्य हैं जिनको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। हमें बिजली का बिल भरना है तो पहले हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज हम ऑनलाइन घर बैठे अपना बिजली का बिल भर सकते हैं। पैन कार्ड बनाना है तो पैन कार्ड हमारे 5 दिन में हमारे घर पर बनके आ जाएगा। ऐसे कई प्रकार के जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आज इनको बनाने के लिए हम घर बैठे आवेदन करते हैं और कुछ दिनों बाद ही हमें मिल जाता है। जमीन का हमें खसरा चाहिए तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन आवेदन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शासन के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आई है। नंबर 5, पारदर्शिता। वैश्वीकरण के कारण आज शासन के कार्यों में पारदर्शिता आई है। शासन जो भी कार्य करता है उन्हें विभिन्न वेबसाइट पर डाला जाता है और उस वेबसाइट पर जाकर हम शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि शासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है। ये तमाम जानकारी हमें मिलती है। आज हमारे पास सूचना का अधिकार है जिससे हम शासन से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, सूचनाओं का एकीकरण। वैश्वीकरण के कारण आज राज्य सरकारें सूचनाओं का एकीकरण कर रही है। विभिन्न सैटेलाइट उपग्रहों के माध्यम से आज सरकारें समय पर सूचनाएं प्राप्त कर लेती हैं और उन सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करके नागरिकों के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा राजनीतिक प्रभाव, जिसमें हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं की विस्तार से चर्चा की है। और यहाँ पर प्रश्न जिस टाइप से पूछा जाए उस टाइप से आप उत्तर लिखिएगा। यदि आपसे सकारात्मक परिणाम पूछे जाते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक क्षेत्र में तो आप सकारात्मक लिखिएगा, जो मैंने बाद में बताए हैं, जिनमें राज्य की क्षमता में वृद्धि, शासन व्यवस्था में सुधार, सूचनाओं का एकीकरण, उन्नत आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कार्यकुशलता में वृद्धि, पारदर्शिता, ये पॉइंट आपको लिखना है। और यदि नकारात्मक पूछा जाता है तो आपको लिखना है राज्य सत्ता शक्ति में कमी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाप्त हुई है और न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति का उदय हुआ है। ये सारे पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आलोचनात्मक अध्ययन करने को आता है तो फिर आपको पूरा उत्तर लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है।
वैश्वीकरण आने से आज एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जुड़ाव हुआ है। वैश्वीकरण की बुनियादी बात थी प्रवाह। प्रवाह आज विचारों का, वस्तुओं का, पूंजी का और बेहतर आजीविका के लिए लोगों का प्रवाह हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण प्रवाह में बहुत तीव्रता आई है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वैच्छिक होते हैं, तथापि कुछ आर्थिक प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और शक्तिशाली देशों द्वारा लाद दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं। किंतु आज आर्थिक तीव्रता बहुत तेजी से बढ़ी है। आज एक देश का उत्पाद दूसरे देश में आसानी से मिल जाता है। हम देखते हैं हमारे देश में विभिन्न देशों के उत्पाद मिलते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, मेड इन फलाना, ऐसे कि कई उत्पाद हम देखते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लें मोबाइल का, तो मोबाइल में हमको LG के भी मिलते हैं, पैनासोनिक मिलता है, एप्पल मिलता है, सैमसंग मिलता है। कई तमाम उत्पाद हमारे पास हैं जिनको हम खरीद सकते हैं। वैश्वीकरण के पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय विभिन्न देश की कई कठोर प्रतिबंध थे। आयात शुल्क ज्यादा लगाया जाता था। किंतु आज कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको हम कहते हैं, ये संगठन स्थापित किए गए हैं और इन संगठन द्वारा व्यापार के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। आज इन नियमों का पालन करते हुए सभी देशों ने अपने प्रतिबंधों को ढीला किया है और आयात शुल्क में कमी की है, जिसका फायदा यह हुआ है कि सभी देशों में व्यापार आसानी से होता है और व्यापार बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आई है। अब कम कीमत पर हमको अच्छी चीज मिल जाती है। आज विभिन्न जो संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए हम घर बैठे ही सामानों को खरीद सकते हैं। आज हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अपनी शॉपिंग करते हैं। आज इंटरनेट और कंप्यूटर की सेवाएं ली जाती है व्यापार के क्षेत्र में, जिससे व्यापार बढ़ा है। आज कई विकसित और धनिक देश के उद्योगपति उन देशों में अपना निवेश कर रहे हैं जहां पर उनको अधिक लाभ होने की उम्मीद है। तो वैश्वीकरण का यह फायदा हुआ है। आज वस्तुओं का प्रवाह बहुत जल्दी से होता है, विचार प्रवाहित होते हैं। आज हम घर बैठे अपनी शॉपिंग करते हैं। आज हम पेमेंट के लिए पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते हुए तत्काल भुगतान कर देते हैं। तो इससे आर्थिक तीव्रता बढ़ी है और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए कई विचारक मानते हैं कि वैश्वीकरण आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। इससे देशों में विकास तेजी से हुआ है। नई नई टेक्निक आने से बहुत जल्दी से उत्पादन क्षमता बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के आने से कई प्रकार के प्रोडक्ट हमें घर बैठे ही मिल जाते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण प्रतियोगिता एवं वस्तुओं में गुणवत्ता आई है। आज एक ही वस्तु के कई प्रकार के ब्रांड हमारे सामने मौजूद रहते हैं। हमें कौन सा सामान खरीदना है यह हम पर निर्भर करता है।
तो वैश्वीकरण के कई सकारात्मक फायदे हमको देखने को मिलते हैं। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने यहाँ पर व्यापार करती हैं और जिसका फायदा यह होता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। तो ये थे वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव जो कि सकारात्मक थे। अब हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सब कुछ लाभ ही लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों के विपक्ष में लोग अपने तर्क देते हैं। उनका कहना है कि वैश्वीकरण से कुछ लोगों को ही फायदा होता है, उद्योगपतियों को ही इससे लाभ पहुंचता है और बाकी जो गरीब तबका है उसको नुकसान हो रहा है। आज कई बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकारें उनको नहीं दे रही है। तो वैश्वीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं उनका हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। नंबर 1, असमान विकास। वैश्वीकरण के कारण असमान विकास हुआ है। प्रत्येक देश ने वैश्वीकरण को अपनाया है, एक जैसी नीति को अपनाया है, परंतु एक जैसे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। देशों का असमान विकास हुआ है। कुछ देशों का बहुत तेजी से विकास हुआ है तो कुछ देश बहुत पीछे रह गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश ने यदि वैश्वीकरण को अपनाया है तो उसका उसे फायदा ही हुआ है। कुछ देशों को उसका नुकसान भी हुआ है। नंबर 2, बेरोजगारी बढ़ी है। वैश्वीकरण के आने से बेरोजगारी बढ़ी है। नंबर 3, कठोर वीजा नीति। वैश्वीकरण में जिस प्रकार वस्तुओं का, पूंजी का, विचारों का प्रवाह हुआ है उस प्रकार से लोगों की आवाजाही नहीं हुई है। उसका कारण है देशों की वीजा नीति, कठोर वीजा नीति। आज कई देशों ने अपनी वीजा नीति काफी कठोर बना रखी है। अब वीजा नीति क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब एक देश से हम दूसरे देश में जाते हैं, मान लीजिए हमें अमेरिका या ब्रिटेन जाना है, तो हमें जाने से पहले अनुमति लेना होती है। इस अनुमति को ही वीजा नीति कहते हैं। तो ये देश अपनी कठोर वीजा नीति बनाते हैं और इससे अपनी सीमाओं को अभेद करके रखते हैं कि कोई भी नागरिक जल्दी से हमारे देश में नहीं आए। इससे वे अपने नागरिकों के रोजगार सुरक्षित करते हैं। अन्य देशों के नागरिक पहुंचेंगे तो उनके रोजगार की समस्या हो जाएगी। इसके कारण कठोर जो है वीजा नीति बनाई जाती है। नंबर 4, छोटी कंपनियों को नुकसान। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय से छोटी छोटी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। वे आज अपने उत्पाद मार्केट में नहीं बेच पा रही हैं। नंबर 5, श्रमिकों के रोजगार की समस्या। वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हुई है। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की मांग ज्यादा होने पर श्रमिकों को रखती है। जैसे ही मांग घटती है तो वे इन श्रमिकों को नौकरी से निकाल देती है, जिसके चलते यहाँ पर श्रमिकों की रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट, उत्पाद से लगाव नहीं। आज श्रमिकों को अपने उत्पाद से लगाव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कच्चा माल कहीं से खरीदते हैं और तैयार कहीं और किया जाता है। हम अपने कपड़ों को उदाहरण ले लें, पैंट शर्ट हम पहनते हैं तो पैंट शर्ट की कटिंग कहीं होती है, कोई कॉलर सिलता है तो कोई बाहें सिलता है, कोई बटन लगाता है, कोई हुक लगाता है, कोई हाई करता है तो कोई चेन लगाता है। इस प्रकार के तमाम कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे में कौन सा उत्पाद किसने तैयार किया है इसकी पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस उत्पाद से लगाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट,
किसानों की दयनीय स्थिति। आज वैश्वीकरण के कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई है। उनके जमीनों को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जाता है, किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस जमीन पर मॉल बनाती है या फ्लैट्स बनाती है, अपने उत्पादों के कारखाने खोलती है, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। आज भारत में किसान आंदोलन हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों को यह भय है कि भविष्य में उनकी खेती चौपट हो जाएगी, उनकी लागत उन्हें नहीं मिलेगी और उद्योगपतियों को जब कृषि उत्पाद बेचे जाएंगे तो उसकी कम कीमत मिलेगी। तो यही उनको एक नुकसान नजर आ रहा है, जिसके कारण आज किसान जमीन पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारे ही वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव है। ऊपर हमने सकारात्मक प्रभाव देखे। अब इन सब बातों के बीच में कुछ अर्थशास्त्री इसे पुनः उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि वैश्वीकरण पुनः उपनिवेशीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, पहले इसके लिए हमको उपनिवेशीकरण समझना होगा। देखिए, उपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी विकसित या शक्तिशाली देश द्वारा किसी अल्प विकसित या गरीब देश पर कब्जा करना, उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करना, जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारा किया था। किंतु आज जो वैश्वीकरण हो रहा है, इसमें शक्तिशाली देश, विकसित देश अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, अपना उत्पाद लगाती है और लाभ कमाती है। उनका केवल एक उद्देश्य, अधिक से अधिक लाभ कमाना। वे देश की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि यह पुनः उपनिवेशीकरण नहीं है। यदि उपनिवेशीकरण होता तो इसमें विभिन्न शक्तिशाली देश हमारी आर्थिक और राजनीतिक शोषण करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हमें उत्पाद बेचे जा रहे हैं और जितना भी हो रहा है कंपनियां लाभ उठा रही हैं। तो मेरी दृष्टिकोण से वैश्वीकरण पुनः उपनिवेशीकरण बिल्कुल भी नहीं है। कारण मैंने बता दिया है। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने ऊपर भी कहा कि वैश्वीकरण के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। किंतु वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव अत्यंत गहरे एवं महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम घर में बैठे हुए भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आज हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, पहनते हैं, उन सब पर वैश्वीकरण का प्रभाव मिलता है। हम सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है, उसके अंतर्गत हमने चालू किया है कि आज हम घर में बैठे हुए भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारा जो भी खान पान है, रहन सहन है, सोचने का तरीका है या पहनने का तरीका बदला है, उन सब पर वैश्वीकरण का असर हुआ है। आज हमारी पसंद नापसंद टीवी में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर आधारित हो गई है। आज जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, उसके अनुसार हम हमारी पसंद नापसंद को बनाते हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की संस्कृतियां एक दूसरे के नजदीक आई है। कुछ विचारकों का कहना है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाता है। सांस्कृतिक समरूपता होता क्या है, हम इसे समझते हैं। देखिए, समरूपता का मतलब होता एक जैसी।
क्या एक जैसी संस्कृति आ रही है? नहीं। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब कोई नई संस्कृति का उदय नहीं हो रहा है, बल्कि विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, थोपी जा रही है। आज विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति लाद दी जा रही है। आज हम पश्चिमी संस्कृति, विशेषकर अमेरिकी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। आज बर्गर, नीली जींस की दीवानगी देखने को मिलती है। आज हम पश्चिमी संस्कृति की हवा में इस प्रकार से बह गए हैं कि आज का हमारा युवा पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज की दीवानगी का प्रभावित हुआ है। आज का युवा पुराने रीति रिवाज और मूल्यों को नहीं मानता है। आज विभिन्न देशों की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज इस संस्कृति के प्रभाव में विश्व संस्कृति को यह भय लगने लगा है कि अब हमारी संस्कृति खतरे में है, क्योंकि आज हम अमेरिकी ढर्रे पर ढलते जा रहे हैं। आज हमारी संस्कृतियां इससे काफी प्रभावित हुई हैं। आज गरीब देश अपनी संस्कृतियों का ह्रास होते हुए देख रहे हैं। एक पक्षीय संस्कृति में हम बहते चले जा रहे हैं। इससे केवल गरीब देशों को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज हम सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। आज का युवा पुराने रीति रिवाजों, मूल्यों को ढकोसला कहता है। आज वो पुराने त्योहार नहीं मनाता है। आज वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, मदर डे, फादर डे, इस प्रकार के त्योहार हमारे युवा वर्ग मना रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, मुझे इंतजार रहेगा। तो आज निरंतर इन त्योहारों का क्रेज बढ़ा है। आज की संस्कृति में हम पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यदि हम पश्चिमी संस्कृति को छोड़ें तो हमारा युवा समझता है कि हम पिछड़ गए हैं। आज हमारे बच्चे दादा दादी, नाना नानी से कहानियां नहीं सुनते हैं। आज वे पबजी, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी साइटों पर अपना समय गुजारते हैं। आज वे पिज्जा, बर्गर खाना पसंद करते हैं। आज आलू के पराठे, गोभी के पराठे उनको नहीं खाना, छोले भटूरों से उनको लगाव नहीं है। आज उनको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, इस प्रकार की खाद्य सामग्री पसंद आ रही है। तो पूरी तरह से हम पश्चिमी ढर्रे पर चले जा रहे हैं और इससे शक्तिशाली देश, प्रभुत्व शक्तिशाली देश अपनी ताकत के दम पर अपनी संस्कृतियां गरीब देशों पर थोप रहे हैं। आज विभिन्न संस्कृतियों के नाम पर हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति खत्म होते जा रही है। हमारे बच्चे आज हमारे त्योहारों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ये थे वैश्वीकरण के नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव ही पड़े हैं। वैश्वीकरण
के कारण कुछ सकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं, जिनका हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, विचारों में खुलापन। वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक प्रभाव का सकारात्मक पक्ष यह है कि आज विचारों में खुलापन आया है। आज सभी व्यक्ति खुलकर विचार व्यक्त करते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, सोचते हैं। नंबर 2, मिलीजुली संस्कृति का विकास। आज मिलीजुली संस्कृति का विकास हो रहा है। आज जिस नीली जींस के लोग दीवाने हैं, उसी ब्लू जींस के साथ आज हम खादी का कुर्ता पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हम खादी का कुर्ता या ब्लू जींस का पहनाव अपने देश में ही करते हैं, देसी संस्करण है और इसे हम उसी देश को निर्यात कर रहे हैं जहां से ब्लू जींस आया है। आज पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के लोग नीली जींस के साथ खादी का कुर्ता पहनते हुए दिखाई देते हैं। तो मिलीजुली संस्कृति विकसित हो रही है। आज कोविड के दौर में हम देखते हैं कि विभिन्न देश हमारे हाथ जोड़ने की संस्कृति को अपना रहे हैं। आज हाय हेलो नहीं करते हैं, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं। तो यह भी एक मिलीजुली संस्कृति का उदाहरण है। नंबर 3, खान पान में विकल्पों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण आज खान पान में कई विकल्प हमको मिले हैं। हमें मसाला डोसा पसंद है, हमें आलू का पराठा अच्छा लगता है, हमें छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, तो हमें विकल्प के तौर पर बर्गर और पिज़्ज़ा भी परोसा जा रहा है। हम चाहें तो बर्गर पिज़्ज़ा खाएं और नहीं तो हम हमारे आलू के पराठे खाएं, हम हमारा छोले भटूरे खाएं। ये हमें विकल्प देता है। आज कई भारतीय रेस्टोरेंट विदेशों में भी खोले जाते हैं, वहाँ पर भी लोग हमारा समोसा कचौरी खाना पसंद करते हैं। आज कई देशों में हमारा नमकीन पोहा बिकने को जाता है, हम इन वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो वैश्वीकरण के कई लाभ हुए हैं। सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। नंबर 4, महिलाओं की स्थिति में सुधार। वैश्वीकरण के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। पहले महिलाएं केवल किचन तक ही सीमित थी, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना हुनर दिखा रही हैं। तो यह सब कुछ वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम देख सकते हैं। आज खेल हो, राजनीति हो या आर्थिक क्षेत्र हो, आज हमारी भारत की हम बात करें तो जो वित्त मंत्री हैं वो एक महिला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वित्त मंत्री का क्या नाम है। तो सभी क्षेत्रों में आज महिलाओं की भूमिका बड़ी है। तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सकारात्मक भी पड़े हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को विस्तार से पढ़ा है। मैंने आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों तक यह पहुंच सके। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जो मैंने आपसे कमेंट करने को कहा है, आप उनके उत्तर भी मुझे कमेंट करके दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो के अंत में आप सभी से एक अपील, कोविड का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सावधानी ही एकमात्र सुरक्षा है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।
मास्क सदैव पहनकर रखें, 2 गज की दूरी और हाथ धोना भी है बहुत ज़रूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे भारत और वैश्वीकरण के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Pause button.